नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तहसील के एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 मुर्गियों की अचानक हुई मौत। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उनके नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में गए भेजे। अगले कुछ दिनों में प्रभावित पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 25,000 पक्षियों को मार दिया जाएगा ताकि बर्ड फ्लू की आशंका को रोका जा सके। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान चला रहा है विंटर स्कूल। देश भर के अलग अलग राज्यों से युवा कृषि वैज्ञानिक और शोधार्थी पहुंचे वाराणसी में जैविक खेती देखने। वाराणसी सब्जी अनुसंधान दे रहा है जैविक खेती को बढ़ावा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मोबाइल कृषि विज्ञान केंद्र शाश्वत भारत कृषि रथ का किया शुभारंभ। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ खेती, प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त खेती पर रहेगी फोकस। किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव घूमेगा शाश्वत भारत कृषि रथ। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की दिक्कतों के बावजूद जल जीवन मिशन ने लगभग 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल कराया उपलब्ध। आज देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से साफ पानी की आपूर्ति का पहुंचा लाभ। गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों, अपने जल स्रोतों और इस्तेमाल शुदा पानी प्रबंध के प्रति जागरूकता बढ़ी। और अब है बुलेटिन विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा में 216 करोड़ की लागत से 22 विद्युत पारेषण और वितरण परियोजनाओं का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का बिजली का बुनियादी ढांचा, जो पिछले कई दशकों से जीर्ण शीर्ण था, को तेज गति से बदला जा रहा है। आज का विकास जम्मू, सांबा, हरिनगर, कठुआ, उधमपुर और आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में सुधार और क्षमता वृद्धि में एक विशाल प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि नई बिजली परियोजनाएं नागरिकों के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र की बिजली आपूर्ति की मांग को पूरा करेंगी, जो एक बहुत लंबित मांग थी। और इस अवसर को सांबा के लोगों के लिए ऐतिहासिक बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सांबा जिले को 15 साल के लंबे इंतजार के बाद एक समर्पित ग्रिड स्टेशन भी मिला है। 7-8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में बड़ा ही क्रांतिकारी बदलाव हुआ। सुधार भी हुए हैं, बिजली की आपूर्ति भी बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब 20-22 घंटे बिजली देश के अनेक हिस्सों में आती है। जम्मू और श्रीनगर में 20-22 घंटे बिजली देना ये चुनौती बना हुआ है। और मुझे लगता है कि कुछ बातें हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और ये फैसला आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। मीटरिंग तेज गति से हम करना चाहते हैं, प्रीपेड मीटर, जिसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। जो पैसा देगा उसे बिजली मिले, मैं समझता हूं ये उसका मौलिक अधिकार है। और आपको बता दें कि ग्वालियर में शाश्वत भारत कृषि रथ का शुभारंभ किया गया है। बता दें आपको कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मोबाइल कृषि ज्ञान केंद्र शाश्वत भारत कृषि रथ का शुभारंभ किया है। और आपको ये बता दें कि कृषि मंत्री ने ग्वालियर में मोबाइल कृषि ज्ञान केंद्र शाश्वत भारत कृषि रथ का शुभारंभ किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार किसानों को समय समय पर प्रेरित करती रहती है, ये आप जानते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि कैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त टिकाऊ, प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने में मोबाइल कृषि ज्ञान केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। और मोबाइल सेंटर को देश भर में स्थानांतरित करने की योजना भी बनाई गई है। और कंपनी के अनुसार आने वाले महीनों में शाश्वत भारत कृषि रथ भारत के गांव-गांव में यात्रा करेगा। और इसके माध्यम से किसानों को बताया जा रहा है कि जमीन से टिकाऊ खेती के मूल्य को प्रदर्शित करेगा। साथ ही इसमें वृक्षारोपण कैलेंडर जैसे विषयों को भी शामिल किया जाएगा। और कौन सी फसल उगानी है और उन्हें कब उगाना है, इसकी जानकारी भी इसमें होगी। खेत पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपनी उपज कैसे उगानी है, इसकी भी जानकारी होगी इसमें।
और बाजार से जुड़ाव कैसे कुशल तरीके से अपने व्यवसाय में मूल्य जोड़ना है, इसकी अहमियत भी बताई जाएगी। और कैसे बाजार और अन्य विषयों में अपनी उपज बेचने के लिए खुद को तैयार करना है, ये भी इसमें सिखाया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर तहसील के वहलोली गांव में एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 100 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई। ठाणे के डीएम और कलेक्टर राजेश जय नार्वेकर के अनुसार बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उनके नमूने पुणे की एक प्रयोगशाला में भेज दिए गए हैं। जिला पशुपालन विभाग को संक्रमण को नियंत्रण करने के उपाय बताते हुए कलेक्टर राजेश जय नार्वेकर ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में प्रभावित पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करीब 25,000 पक्षियों को मार दिया जाएगा, जिससे बीमारी को फैलने से रोका जा सके। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में ठाणे के शाहपुर तालुक के वहलोली में 300 से अधिक मुर्गियां बर्ड फ्लू से संक्रमित हो चुकी हैं, जिससे देखते हुए पशुपालन विभाग ने तत्काल 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 15,000 पक्षियों को नष्ट करने का अभियान शुरू किया है। पशुपालन विभाग का कहना है कि नागरिक अफवाहों पर विश्वास न करें। वहलोली में एक सोसाइटी के शेड में देसी मुर्गियां और बत्तख अचानक मर रहे हैं। सूचना मिलने पर पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। मुर्गियों के रक्त के नमूने 11 फरवरी को पुणे में रोग जांच विभाग को जांच के लिए भेज दिए गए थे। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के संकेत दिख रहे हैं। 70 लोगों की टीम गुरुवार को वहानी स्थित मुक्त जीवन सोसाइटी पहुंची थी। इस बीच मुक्त जीवन सोसाइटी शेड में सभी मुर्गियों को मार दिया गया, जबकि 7 के शेड में कम से कम 100 मुर्गियों और कुछ बत्तख सुरक्षित बताई गई थी। इस बीच पशुपालन विभाग ने प्रभावित क्षेत्र से 1 किलोमीटर के दायरे में पोल्ट्री फार्म से पक्षियों के साथ साथ चारा और अंडे को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक अभियान चलाया है। ठाणे जिला कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्र के संक्रमण मुक्त होने तक प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में चिकन विक्रेताओं और ट्रांसपोर्टरों को दैनिक गतिविधियों को रोकने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। इस बीच पशुपालन विभाग अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील कर रहा है। और वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान एक विंटर स्कूल चला रहा है। देश भर से आए प्रतिभागियों के लिए इनको केवल अपने स्थान में ही नहीं बल्कि वाराणसी के आसपास घूमकर इनको यहाँ किसानों और खेती से भी परिचित करा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह की ये खास रिपोर्ट। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपने आप में खास है। ये सब्जियों पर शोध करता है। इसने अपने कार्य को पूरे देश में फैलाने के लिए विंटर स्कूल का आयोजन किया है, जिसमें देश के कई राज्यों के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भाग ले रहे हैं, जिनको संस्थान आसपास के खेतों पर भी घुमा रहा है, जिससे वे जान सके कि यहाँ के किसान किस तरह की खेती कर रहे हैं। ऐसे एक फार्म हाउस पर लेकर आए हैं जहाँ जैविक खेती होती है। इस फार्म हाउस पर गौपालन भी होता है और इसी के गोबर और मूत्र का प्रयोग जैविक खेती के लिए किया जाता है। हमारे 21 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें देश भर के 13 राज्यों से, जो कि मणिपुर से लेकर के गुजरात, लेह लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु, इस तरह से 13 राज्यों के प्रतिभागी टोटल 25 आए हुए हैं, जिनको अल्पदोहित सब्जियों सहित अन्य फसलों के बारे में विधिवत 21 दिवसीय कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है। तो ये जो हमारे प्रतिभागी हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, वैज्ञानिक, इस तरह से हैं सब लोग। तो ये केवल अपने मुख्य फसल के साथ साथ अन्य फसलों की भी जानकारी ले रहे हैं। साथ ही साथ वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत सारे विकास जो कार्य हुए हैं उसको भी देख रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। इस फार्म हाउस पर नाश्ते या भोजन की व्यवस्था अपने उत्पाद से करके लोगों का मन मोह लेते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और लेह के प्रतिभागी हैं, जो यहाँ पर जैविक खेती का अनुभव कर रहे हैं और अपने प्रदेश में जाकर किसानों से यही जानकारी शेयर करेंगे। जैविक खेती का एक फार्म देखने आए हैं। इन्होंने हमारा अच्छे तरीके से वेलकम किया और हमने यहाँ अलग अलग तरीके की जो फसलें देखी, चाहे वो दलहन की हैं, तिलहन की हैं, ब्रोकली, कैबेज और मस्टर्ड, सभी ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। बहुत अच्छी जो है ये कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की जो खेती कर रहे हैं
और यहाँ से हम यही देख के जा रहे हैं कि इनकी जो सॉइल है वो बहुत ही हेल्दी है और यहाँ के सब प्लांट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ मतलब देखने को मिल रही है। यील्ड में कोई भी यील्ड की रिडक्शन जो है वो नहीं है। तो ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा है कि जब हम कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनिक ये फार्मिंग करते हैं तो जो यील्ड है वो मतलब हम सस्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स लगाए हैं इट्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में लगाया गया है, तो यहाँ आपको लाइफ स्टॉक भी देखने को मिल सकता है एंड लाइक अलॉन्ग विथ जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगा हुआ है। एंड जितना भी चीज़ यहाँ सब्जी या फिर जो भी चीज़ें हैं सारे ऑर्गेनिक हैं। एंड देन सिंस आई बिलोंग टू ऑर्गेनिक स्टेट बिकॉज अरुणाचल में हमारे वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट या फिर हम लोग फेथफुल है कि लाइक आवर फोरफादर्स लाइक बहुत सालों से वो लोग ऑर्गेनिकली ही ग्रो करते आए हैं। काशी का संस्कार है अतिथि का स्वागत और किसान तो देश का अन्नदाता है। अब यही जैविक खेती का जो अनुभव होगा वो अपने अपने राज्यों में दूसरे किसानों को हस्तांतरित करेंगे और इसी तरह देश में खेती के विकास को एक नई गति मिलेगी। स्वाद भी लिया, सुगंध भी लिया जैविक उत्पादों का। स्वागत हुआ इन जैविक उत्पाद से इन कृषि वैज्ञानिकों का। गायों को भी देखा जो कितनी उपयोगी हैं जैविक खेती में। इन वैज्ञानिकों को पता चला काशी में आकर, देखा इन्होंने IVR के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह की जैविक खेती हो रही है। जाकर अपने किसानों को बताएंगे ये और जैविक खेती को बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, चुनार, वाराणसी। और 2.5 साल से भी कम अवधि और कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की दिक्कतों के बावजूद जल जीवन मिशन ने लगभग 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक नल से जल उपलब्ध करा दिया है। प्रमाण स्वरूप आज देश के 9 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से साफ पानी की आपूर्ति का लाभ मिल रहा है। 5 वर्षों की अवधि में हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने के इस भागीरथी कार्य को पूरा करने के लिए 6.60 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए हर घर जल को 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में राज्यों को 26,940 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो ग्रामीण स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थानों को जल तथा स्वच्छता संबंधी अनुदान दिए जाने की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जुड़ा है। अगले 5 वर्षों यानी कि 2025-26 तक के लिए 1,42,084 करोड़ रुपए के आश्वस्त वित्त पोषण का प्रावधान है। देश के ग्रामीण इलाकों में होने वाले इस भारी निवेश से ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तथा आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है। साथ ही गांव में रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। जल जीवन मिशन का मूल मंत्र है कोई पीछे न छूट जाए और इस तरह वह सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर हर घर को नल से जल का उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। सदियों से घरों के लिए पानी ढोकर लाने के कठिन श्रम से माताओं और बहनों को मुक्ति दिलाने तथा उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए जल जीवन मिशन का प्रयास है। मिशन ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन को सुगम बना रहा है तथा उन्हें गौरव और सम्मान के साथ जीने का अवसर दे रहा है। जनता और खास तौर से महिलाओं तथा ग्रामीण समुदायों की सक्रिय भागीदारी की बदौलत जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन बन गया है। दीर्घकालीन पेयजल सुरक्षा, स्थानीय समुदाय और ग्राम पंचायतें एक साथ मिलकर ये काम कर रही हैं तथा वह सब मिलकर गांव में जलापूर्ति प्रणालियों, अपने जल स्रोतों और इस्तेमालशुदा पानी के प्रबंध की जिम्मेदारी निभा रही हैं। वर्ष 2024 तक हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में जल जीवन मिशन अग्रसर है। और सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव समक्का सारलम्मा जथारा तेलंगाना के मुलुगु जिले के तड़वाई मंडल के मेदारम में आयोजित किया जा रहा है। ये उत्सव देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव समक्का सारलम्मा जतारा तेलंगाना में गुरुवार से शुरू हो गया।
द्विवार्षिक जनजातीय त्योहार को मिडारम जतारा के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्सव देवी समक्का और सारलमा के सम्मान में मनाया जाता है। मिडारम जतारा सदियों पुराने जनजातीय रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं को दर्शाता है। इसे तेलंगाना के कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ न केवल तेलंगाना बल्कि पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जतारा तेलंगाना के मुलुगु जिले के तडवई मंडल के मिडारम में आयोजित किया जा रहा है। यह तत्कालीन काकतीय वंशों के शासकों के खिलाफ मां और बेटी की जोड़ी यानी समक्का और सरलमा की बहादुरीपूर्ण लड़ाई की याद दिलाता है। स्वतंत्रता पूर्व काल से प्रचलित इस उत्सव को राज्य सरकार से 1996 में मान्यता मिली। उत्सव के पहले और दूसरे दिन देवी सारलमा की प्रतीक एक बांस की छड़ी और समलका की प्रतीक सिंदूर और उसके बाद बांस की छड़ों को आदिवासी परंपराओं के साथ विशाल जुलूस के रूप में पास के गांव से लाया जाता है और फिर उन्हें वेदी पर स्थापित किया जाता है, जहां भक्त जामपल वागू के पास पवित्र डुबकी लगाने के बाद पूजा करते हैं। जनजातीय मेले की खास विशेषता गुड़ की पेशकश है, जिसे स्थानीय बोलचाल में बंगाराम कहा जाता है। भक्त अपने देवताओं को अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। राज्य सरकार ने जतारा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सड़क, पेयजल और स्नान घाट जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। कानून व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं भक्तों की सुविधा के लिए लगभग 3,500 अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन बसें चलाई जा रही हैं। यहाँ आने के लिए हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल और महबूब नगर से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। 19 फरवरी तक चलने वाले जनजातीय उत्सव में 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। शुभ प्रशांति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हैदराबाद। और अब आइए देखते हैं देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या भाव रहा। इस साल देश में घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल मक्का की उपज 7,70,000 टन ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान मक्का की पैदावार 3,24,20,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,16,50,000 टन ही रही थी। वहीं रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का रकबा बढ़ा है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से फसल वर्ष 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। देश से होने वाली मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। फिलहाल बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 16 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी आई और भाव 1,750 रुपए पर जा पहुंचा। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 फरवरी को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,752 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 124 रुपए मजबूत होकर 1,876 रुपए पर हुए। हालांकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 फरवरी को मक्का 2,400 रुपए पर बिकी। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में 16 फरवरी को मक्का का भाव था 1,850 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,850 रुपए पर बना रहा।
उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में बुधवार को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1780 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1780 रुपए पर हुए। और बुलेटिन में अब नजर डालते हैं खास खबरों पर। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला। अदालत ने 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 11 दोषियों को आजीवन कारावास का दंड दिया। दोषियों पर आईपीसी की धारा 302 और यूएपीए के सेक्शन 16 के तहत मुकदमा चलाया गया था। पिछले एक हफ्ते से सजा पर सुनवाई चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में अपने आवास पर सिख समुदाय के प्रमुख लोगों से मुलाकात की। सिख नेताओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरका ने किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का शुक्रवार को अंतिम दिन। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसमें 2.16 करोड़ मतदाता 627 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर एवं महोबा में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत अधिक से अधिक हो, इसके लिए कन्नौज जिला प्रशासन स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत कई तरह के लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहा है। कई महिलाएं अधिकारी गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को मतदान के लिए निमंत्रण कार्ड दे रही हैं, तो कहीं गंगा घाट पर हजारों दीप जलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पिंक रथ को हरी झंडी दिखाकर लोग मतदान करें, इसके लिए रवाना किया जा रहा है। मेहंदी गंगा घाट पर दीप प्रज्वलित के साथ साथ कठपुतली कला के माध्यम से भी लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। पंजाब में 20 फरवरी को एक चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शुक्रवार को अंतिम दिन। राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पूरे राज्य में चुनाव प्रचार रुकने के समय से 20 फरवरी को मतदान होने तक की अवधि में ड्राई डे घोषित किया गया। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल पहले कांग्रेस ने पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, किसानों को कर्ज मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब है। उन्होंने कहा कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री और खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उसे पंजाब कभी मंजूर नहीं करेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निशाना साधा। नीतीश कुमार ने चन्नी के बयान को बिहार का अपमान करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के खिलाफ बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपना ही नुकसान किया है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार को 3 मार्च तक अदालत में पंजीकृत और लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि वो अपने प्रदेश में सांसदों व विधायकों के खिलाफ दर्ज व विचाराधीन मुकदमों की जल्द सुनवाई करें। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 25,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 66,254 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.12% हो गया है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 174.64 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 37 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी भी की जा रही है।
गुजरात सरकार ने कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर राज्य में अहमदाबाद और वडोदरा को छोड़कर सभी शहरों से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया है और अब राज्य के सिर्फ 2 शहरों अहमदाबाद और वडोदरा में ही 25 फरवरी तक रात्रि का यहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। दोनों शहरों में रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। गुजरात सरकार ने 21 फरवरी से राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं बंद हो जाएंगी। कोरोना के घटते मामलों के बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने फिजिकल सुनवाई का फैसला किया है और उच्च न्यायालय में 21 फरवरी से मुकदमों की फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू की जाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले कुछ दिनों से हाई कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल हो रही थी। राजस्थान के सीकर जिले में शुक्रवार सुबह 3.8 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र देवगढ़ का अरावली का क्षेत्र था। ये जिले का अब तक का सबसे तेज भूकंप बताया जा रहा है, जिसका असर सीकर शहर के अलावा दातारामगढ़, गोद, खाटू श्याम जी, पलसाना सहित आसपास के कई इलाकों तक महसूस किया गया। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विशाखापट्टनम ने पश्चिमी समुद्री तट के ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। 21 फरवरी को राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेने के लिए युद्धपोत को विशाखापट्टनम लाया गया था। स्वदेश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उन्नत स्वदेशी तकनीकों से लैस है। और इसी के साथ ही हमारा किसान समाचार में आज के अंक में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।